नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की है। ये बात 2019 की है। आजमगढ़ का एक गांव है, भलवारिया। इसी गांव में अनीस अहमद का घर था। 25 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे थे। अनीस अहमद गांव के बाहर अपने खेत पर पहुंचा। उसने फसल और ट्यूबवेल देखे, सब ठीक था। इसके बाद वह खेत के पास बने तालाब पर मछली पकड़ने चला गया। जैसे ही उसने तालाब में जाल डाला, उसे अपने दोस्त इरफान की याद आई। इरफान का घर उसके खेत के पास ही था। दोनों अक्सर साथ में मछली पकड़ते थे। इसलिए अनीस ने इरफान को फोन किया, लेकिन फोन किसी ने उठाया नहीं। बार बार फोन लगाने के बाद भी जब इरफान ने कॉल नहीं उठाई तो अनीस को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तालाब से जाल निकालकर किनारे रख दिया और जल्दी जल्दी इरफान के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कई बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इससे अनीस घबरा गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घर की बाउंड्री के पास से अंदर झांक कर देखा। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसी दरवाजे के पास जमीन पर इरफान की पत्नी सादिया का हाथ पड़ा हुआ दिखाई दिया। कुछ गलत होने का डर होते ही अनीस ने गांव के प्रधान सलाहुद्दीन और इरफान के भाइयों को खबर दे दी। खबर मिलते ही प्रधान सलाहुद्दीन इरफान के घर पहुंच गए। उनके साथ इरफान के भाई इमरान, इरशाद और इकबाल भी थे। तीनों भाई घर के अंदर जाकर सच जानना चाहते थे, लेकिन प्रधान ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रधान ने उसी वक्त मोबाइल से थाना मुबारकपुर की पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा पुलिस टीम के साथ इब्राहिमपुर भलवारिया गांव पहुंच गए। इरफान का घर गांव के बाहर खेत के पास था। तब तक वहां काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। मिश्रा पुलिस कर्मियों के साथ घर के अंदर गए। अंदर का नजारा बहुत डरावना था। कमरे में 3 लाशें पड़ी हुई थीं। एक मासूम लड़का और एक बच्ची घायल हालत में पड़े थे। पूछताछ में पता चला कि मरने वालों में घर के मुखिया इरफान, उसकी पत्नी सादिया और उनकी 4 महीने की बेटी नूर शामिल थीं। घायलों में इरफान का 5 साल का बेटा अमन और 10 साल की बेटी अमायरा थी। दोनों के सिर और माथे पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। दोनों बच्चे इतनी हालत में नहीं थे कि पुलिस को कुछ बता सकें। इसलिए उन्हें तुरंत इलाज के लिए मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने मौके की जांच शुरू की। सादिया की लाश दरवाजे के पास पड़ी थी। उसके कपड़े नहीं थे। उसके सिर और चेहरे पर किसी भारी चीज से मारा गया था। उसकी उम्र करीब 32 साल थी। हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ गलत काम किया गया है, क्योंकि शव के पास इस्तेमाल किया हुआ कंडोम भी पड़ा मिला। पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर सुरक्षित रख लिया। सादिया के पास ही उसके पति इरफान की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका सिर फटा हुआ था और खून बह चुका था। उसकी मौत हो चुकी थी। इरफान की उम्र करीब 35 साल थी। इरफान की 4 महीने की बेटी नूर का शव चारपाई पर पड़ा था। उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। पुलिस को शक था कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है। इस तिहरे हत्याकांड की खबर आग की तरह आसपास के गांवों में फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। भीड़ बढ़ती देख थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने अपने बड़े अधिकारियों को खबर दी और ज्यादा पुलिस बल भेजने को कहा। थोड़ी देर बाद आजमगढ़ के एसपी त्रिवेणी सिंह, एसपी सिटी पंकज कुमार पांडेय और सीओ सदर अकमल खां पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एसपी त्रिवेणी सिंह ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने मौके को ध्यान से देखा और मृतक के भाइयों से घटना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम ने खोजी कुत्ते फैंटम को छोड़ा। कुत्ता सूंघते हुए घर के आसपास घूमता रहा और फिर भीड़ में खड़े एक युवक की तरफ दौड़ा। डर के मारे वह युवक गांव की तरफ भाग गया। वह उसी गांव का रहने वाला था। पुलिस ने उसे पहचान लिया, लेकिन पक्के सबूत न होने की वजह से उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। घटनास्थल की जांच के बाद जब पुलिस तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगी तो वहां मौजूद भीड़ भड़क उठी। लोगों ने कहा कि जब तक आईजी जोन, डीआईजी या कोई बड़ा अधिकारी मौके पर आकर कार्रवाई का भरोसा नहीं देगा, तब तक वे शव नहीं उठाने देंगे। इस पर एसपी सिटी पंकज कुमार पांडेय और सीओ सदर अकमल खां ने भीड़ को काफी देर तक समझाया और हालात को संभालने की कोशिश की। पुलिस के समझाने का गुस्साए लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। हालात न बिगड़े, इसलिए एसपी सिटी पंकज कुमार पांडेय ने डीआईजी और इलाके के विधायक गुड्डू जमाली से फोन पर बात की और पूरी स्थिति बता दी। कुछ देर बाद डीआईजी मनोज तिवारी और विधायक गुड्डू जमाली मौके पर पहुंच गए। डीआईजी मनोज तिवारी ने लोगों को समझाते हुए कहा कि आपका गुस्सा बिल्कुल सही है। पुलिस आपकी भावनाओं को समझती है, लेकिन आप लोग जांच में रुकावट न डालें। हम आपको भरोसा दिलाते हैं
कि हत्यारा चाहे जहां छिपा हो, उसने ढूंढ निकाला जाएगा और इस जघन्य हत्याकांड में उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। क्षेत्रीय विधायक गुड्डू जमाली ने मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया कि जो भी मदद संभव होगी वह उन्हें दिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक के बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च वह खुद उठाएंगे। विधायक के इस भरोसे के बाद लोगों ने भी उनकी बात का स्वागत किया। डीआईजी और विधायक के भरोसे के बाद गुस्साए लोग शांत हो गए। इसके बाद पुलिस ने तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिए। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। रात में ही पोस्टमार्टम कराया गया और शव उनके भाइयों को सौंप दिए गए। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच तीनों शवों को दफना दिया गया। एसपी त्रिवेणी सिंह के पूरे कार्यकाल में यह सबसे भयानक मामला था। इस तिहरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए उन्होंने एक खास टीम बनाई। इस टीम का काम एसपी सिटी पंकज कुमार पांडेय की देखरेख में होना था। टीम में मुबारकपुर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्रा, एसआई एके सिंह, सीओ सदर अकमल खां और सर्विलांस टीम को शामिल किया गया। टीम ने सबसे पहले घटनास्थल को फिर से ध्यान से देखा। इसके बाद तीनों मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बारीकी से पढ़ा। रिपोर्ट में सामने आया कि सादिया की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने और ज्यादा खून बहने से हुई थी। उसके साथ गलत काम भी किया गया था। उसके पति इरफान की मौत सिर और दिमाग की नसें फटने से हुई थी। वहीं 4 महीने की मासूम नूर की मौत दम घुटने से हुई थी। सोच विचार करने के बाद पुलिस टीम को लगा कि यह मामला अवैध रिश्तों से जुड़ा हो सकता है। इसी शक में टीम ने इरफान के भाइयों इरशाद और इमरान से पूछताछ की। दोनों ने बताया कि सादिया मिलनसार जरूर थी, लेकिन उसके घर किसी बाहरी आदमी का आना जाना नहीं था। वह अपने शौहर के अलावा किसी और को पसंद नहीं करती थी। भाइयों की बातों से साफ हो गया कि सादिया बिल्कुल साफ चरित्र की औरत थी। उसका किसी गैर मर्द से कोई गलत रिश्ता नहीं था। इससे पुलिस को लगने लगा कि किसी वहशी आदमी ने जबरदस्ती सादिया के साथ गलत काम किया और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। अब सवाल यह था कि वह दरिंदा कौन हो सकता है। जब टीम ने इस बारे में फिर से पूछा तो इमरान ने बताया कि नट बस्ती का एक युवक ऐसा गुनाह कर सकता है। शक के आधार पर पुलिस टीम ने नट बस्ती के उस युवक को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन उसने जुर्म कबूल नहीं किया। उसका कहना था कि उसे दुश्मनी के चलते फंसाया जा रहा है और वह बेगुनाह है। पुलिस भी किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहती थी। वह युवक शक के घेरे में जरूर था, इसलिए उसे पूरी तरह छोड़ा भी नहीं गया। लेकिन बिना पक्के सबूत के पुलिस आगे की जांच में लगी रही। अब तक अस्पताल में भर्ती मासूम अमन और अमायरा की हालत काफी सुधर चुकी थी। दोनों बयान देने लायक हो गए थे। पुलिस उनका बयान दर्ज करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। वहां इलाज कर रहे डॉक्टर प्रदीप ने पुलिस को बताया कि दोनों के सिर में चोटें थीं, जो अब काफी हद तक ठीक हो गई हैं। इसी बीच डॉक्टर ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि अमायरा के साथ भी गलत काम किया गया है। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। पुलिस ने दोनों बच्चों से पूछताछ की। अमायरा ने बताया कि उस रात घर में कोई चोर घुस आया था। जब वह उठी और मां से पानी मांगने गई तो चोर ने उसे पकड़ लिया। उसने अमायरा के माथे पर ईंट से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद चोर ने अमायरा के साथ गलत काम किया। अमायरा ने चीख मारी तो उसका भाई अमन रोने लगा। तब चोर ने अमन के माथे पर भी ईंट से मारा, जिससे दोनों बेहोश हो गए। थाना प्रभारी ने अमायरा से पूछा कि क्या वह उस चोर को पहचान सकती है। अमायरा ने हाँ कहा और पुलिस ने नट बस्ती के संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर अस्पताल लाया। अमायरा ने उसे ध्यान से देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा कि शायद यही था। पुलिस ने फिर उससे सख्ती से पूछा, लेकिन वह अपना जुर्म नहीं स्वीकार करने लगा कि बच्ची ने उसे गलत पहचान लिया है और वह निर्दोष है। पुलिस टीम को भी शक हुआ कि शायद वह सचमुच बेगुनाह है, इसलिए अंत में उसे छोड़ दिया गया। पुलिस टीम ने अब अपनी जांच की दिशा बदल दी। सर्विलांस टीम ने देखा कि घटना वाली रात इलाके के मोबाइल टावर से जुड़े कई डंप फोन नंबरों में से एक ऐसा नंबर वहां करीब 3 घंटे तक सक्रिय रहा। इस मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई और पता चला कि यह नंबर नसीरुद्दीन उर्फ औवा पुवा का था, जो इब्राहिमपुर भलवारियां गांव का रहने वाला था। नसीरुद्दीन शक के दायरे में आया, इसलिए पुलिस ने उसके पीछे महिला मुखबिर लगा दी, जो उसके परिवार की ही थी। 2 दिन बाद उस महिला ने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि नसीरुद्दीन दिन में घर में ही रहता है, लेकिन रात को घर से निकल